आइए प्रिय साथियों, कल के वादे के मुताबिक आज हम लोग 28वीं कक्षा लेकर हाजिर हैं। 27 क्लास हो चुके हैं, 2 क्लास और बचे हैं। लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे फ़ोन करके कहा है कि सर महीने भर का टाइम बच रहा है और आप अपने स्तर पर इसको और अगर बढ़ा दें तो बड़ी सुविधा होगी। तो मैंने उनको अपनी विशेष व्यवस्थाएं भी बताई, अपना बिजी शेड्यूल भी बताया। लेकिन बच्चों ने अपने तरफ से मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर हम इसके लिए एक्स्ट्रा फीस पे कर सकते हैं अगर आप इसको कंटिन्यू करें। तो जो बच्चे हमसे जीके के इस क्रैश कोर्स से जुड़े हैं, अगर वो इस प्रकार की सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं अतिरिक्त क्लास का, जो कि उस महासागर से मोती चुनने के बार बार के प्रयत्नों में से ही इसके भाग 2 के तौर पर होगा। जैसे सामान्य ज्ञान क्रैश कोर्स भाग 1 में 1 महीने का कोर्स लगभग पूरा हो जाएगा 30 दिन का। 2 दिन बाद 28वां आज है, 29-30, 2 दिन के बाद जो क्लास कंटिन्यू करने वाला हूँ पार्ट 2 करके, उसके लिए जो जुड़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें जो बताया गया है उसमें फिर दोबारा नहीं, यही कोशिश की जाएगी कि इसमें जो बताया जा चुका है इससे भी और बचे खुचे तथ्य जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वो आप तक पहुंचाए जाएं। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं उस अतिरिक्त क्लास से, वो संपर्क कर सकते हैं। मेरे तरफ से कोई प्रेशराइज्ड नहीं है, लेकिन जो बच्चे इसको खुद से अपने स्वविवेक से लाभकारी मानते हैं तो वो हमसे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, जैसा कि आप लोगों के पास है भी, जुड़कर 7705090393 पर संपर्क करके उस अतिरिक्त क्लास को भी ले सकते हैं। अपने वादे के मुताबिक मैं 30 क्लास देने की जो ये कोशिश थी उसको मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ 2 दिन बाद। आज की 28वीं कक्षा उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा 2020 की मुख्य परीक्षा में आए हुए एक महत्वपूर्ण सवाल से है, और वो सवाल इतना इम्पोर्टेंट है, इतना करंट इशू में इतना ज़्यादा वो चर्चा का विषय है, इतना ज़्यादा रेलिवेंट है कि ये 100% संभावना बनती है, चाहे वह जीके के पार्ट में आ जाए, चाहे वह निबंध के तौर पर आ जाए। तो आज की जो ये 2 डाटा की ये क्लास होगी, आप ऐसे समझेंगे इतना महत्वपूर्ण पक्ष है, 2 क्या पूरी क्लास जो आप सेम 2 जगह ला पा सकते हैं। जीके में तो पाएंगे ही पाएंगे 200 शब्द जो 5 नंबर के आते हैं, और 1000 शब्द जो निबंध में लिखने हैं। अगर आप पर्यावरण प्रदूषण को मेंशन करके कोई टॉपिक चुन रखे हैं और उस पर निबंध लिख रहे हैं, तो एनवायरनमेंट पर एक बेस्ट करंट टॉपिक, करंट रिलेवेंट टॉपिक पर एक महत्वपूर्ण चर्चा हम करने जा रहे हैं। इसलिए आज की क्लास की प्रासंगिकता दोहरे शब्दों में दोहरे लाभ प्रदान करने वाली है। इसमें 2 क्या 3 आज 2 बड़ी टॉपिक है और तीसरी छोटी। पहला लगभग 1000 शब्द के आसपास पहली टॉपिक, और दूसरा लगभग 200 शब्द, और तीसरा लगभग 30 शब्द। तो 1000, 200, 300 मतलब 1230 शब्द का ये पूरा जो है बोर्ड क्लास है। पहली टॉपिक है, प्रश्न पूछा गया था कि एकल प्लास्टिक प्रयोग से आप क्या समझते हैं, उसकी उपयोगिता के बारे में या उसकी अनुपयोगिता के बारे में चर्चा कीजिए। ऐसे कुछ सवाल आया था। कितने नंबर में आया था, 5 में आया था कि 2 में आया था कि 6 में आया था, मुझे याद नहीं है। लेकिन ये सवाल 100%, मैं खुद मेंस इसका लिखा हूँ, तो यूपीएचजे 2020 के मेंस में ये सवाल पूछा गया था। इसकी प्रासंगिकता इसलिए है, जब आप इसको पढ़ेंगे और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान से देखेंगे, नोट करेंगे, तो समझ आएगा ये कितना महत्वपूर्ण है 2 दृष्टि से।
एक तो यूपी एपीओ मेन जीके के लिए तो है ही, लेकिन ये समान रूप से हिंदी निबंध में जो 25 नंबर का सवाल 1000 शब्द में हिंदी निबंध लिखने के आएगा, उसके लिए भी हूबहू प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है। जहाँ हेडिंग लगी है, जहाँ कलम बदली गई है, जहाँ पैरा चेंज किया गया है, जहाँ बिंदुवार चिन्हित किया गया है, ठीक ऐसे समझें कि ये पहली टॉपिक एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध पर जो मैंने ये और ये लिखा है, हूबहू ऐसे आपको इससे भी लिखना है। तो मैंने यहाँ हिंदी की बर्तनी को भी ध्यान में रखते हुए, हिंदी के एस्से को ध्यान में रखते हुए, उसकी तमाम शर्तों को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास ब्रीफ की है। हालांकि कुछ निजी व्यस्तता थी, इसके लिए यह रात में क्लास रिकॉर्ड हो पा रही है। समय रात का है, हो सकता है लेट नाइट या 11:30-12 बजे तक आपके पास पहुंच पाए आज की डेट में, लेकिन क्लास बहुत महत्वपूर्ण है और इसको दोनों पृष्ठभूमि से, दोनों दृष्टियों से ही देखना है और पढ़ना और समझना है। ठीक है, तो आइए, हेडिंग है एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध। एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध, ये शीर्षक है। इसमें क्या हुआ कि 1 जुलाई 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है इसलिए इसका क्लियर नाम याद रखना चाहिए, डेट याद रखना चाहिए, 1 जुलाई 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे कि इसके शब्दावली से एकदम नए रूप से परिचित हो रहे हैं, तो उनके लिए ये जो दृष्टांत रेड कलम से मैंने इसमें मेंशन किया है, मददगार होगा समझने में कि ये एकल उपयोग वाली प्लास्टिक का क्या मतलब है। जैसे पॉलीस्टीरीन और विस्तारित पॉलीस्टीरीन, ये वैज्ञानिक शब्द है, उसका जैसे बेंजील्डिहाइड होता है और पॉलीथीन की जो केमिकल उत्पत्ति होती है उसमें कैसे समूह बनते बिगड़ते हैं, केमिस्ट्री का विषय है, लेकिन आप इतना यहाँ समझें कि पॉलीस्टीरीन, रट जाइए, और विस्तारित पॉलीस्टीरीन सहित अधिसूचित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का, इतना शब्द जो यहाँ से यहाँ तक है बिल्कुल वैज्ञानिक है और आपको हूबहू रटकर लिखना है। क्या, फिर से सुनिए, पॉलीस्टीरीन और विस्तारित पॉलीस्टीरीन सहित अधिसूचित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का क्या क्या रोका गया है, ध्यान दीजिए। निर्माण, यानी निर्माण नहीं किया जा सकता, आयात, स्टॉकिंग नहीं की जा सकती, वितरण नहीं किया जा सकता, बिक्री नहीं की जा सकती, और उपयोग पर, यानी सारी प्रक्रमों को देखें तो निर्माण 1, आयात 2, स्टॉकिंग 3, वितरण 4, बिक्री 5, उपयोग 6 पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इतने से आप जैसे कोई आप निबंध लिख रहे हैं जो शुरुआत करें तो इतना प्रभावी और दमदार हो कि एग्जामिनर सम्मोहित हो जाए, उसको ध्यान में रखेंगे। तो ये रेड कलम से जितना मैंने लिखा है, इसीलिए रेड से लिखा है कि आपको ये बिल्कुल हूबहू याद होना चाहिए। उसके बाद मुख्य बिंदु शीर्षक आप लगाएंगे, और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बिंदुवार कुछ शीर्षक देने में या कलम बदल करके उसको चिन्हित करने में कोई दुश्वारियां नहीं है, कोई अतिरिक्त या विश्लेषण नहीं है, बल्कि उसकी सटीकता के लिए, उस लेख की तार्किकता को विश्लेषित करने के लिए सटीक तरीका है। तो आप देखिए इसमें मुख्य बिंदु में प्लास्टिक की ऐसी वस्तुएं, देखिएगा, जिन्हें केवल एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। प्लास्टिक की ऐसी वस्तुएं जिन्हें केवल एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। अब इतने शब्द के जानते ही सिंगल यूज प्लास्टिक समझ में आ गया, यानी एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसका यूज नहीं होता, उसको फेंक दिया जाता है। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है पॉलीथीन बैग। ठीक है, आमतौर पर इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? पैकेजिंग, जो रैपर लेकर आते हैं, आप कोई सामान मार्केट से खरीद के लाए तो किसी पैक में तो होगा। सिगरेट बट्स, ये भी सिगरेट के ऊपर जो बट्स है, प्लास्टिक की बोतलें जिसमें आप बिसलेरी पानी पी रहे हैं, प्लास्टिक के ढक्कन, स्ट्रा और
स्टीरर, कोई ये भी प्लास्टिक से ही रिलेटेड शब्द है, इसका अन्वय करने में ना जाइए। स्ट्रा और स्टीरर प्लास्टिक के कंटेनर समझ रहे होंगे, कप और कटलरी का सामान शामिल है। इतना अगर आप लिख देते हैं और कलम चेंज करके उसको इंडिकेट संकेतित कर देते हैं तो परीक्षक इतना तो क्लियर हो जाएगा कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में जानते हैं। और अगर ये डेट मेंशन करते हैं और ये सेंट्रल डिपार्टमेंट को इंडिकेट करते हैं तो आपके उत्तर की वैज्ञानिकता और शुद्धता का पता चलेगा शुरुआत में ही, ना कि बाद में याद करके। शुरुआत ही धांसू ढंग से करनी है। उसके बाद देखिए, इसके बाद मैंने रेड कलम इस्तेमाल किया है। क्यों? इनमें से अधिकांश प्लास्टिक नष्ट होने वाले, जो ये नष्ट होने वाले शब्द आया है, नष्ट होने वाले, इसी को जीव विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल। क्या कह रहा है? इनमें से अधिकांश प्लास्टिक नष्ट होने वाले या बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। यानी जो नष्ट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल। उसको बोलते हैं नष्ट होना, वो नष्ट नहीं होते हैं। अगर इसी पे डी लग जाए, डी बायोडिग्रेडेबल, तो यहाँ नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। एक सवाल यूपी पीसीएस 2022 के प्री में इसी से बायोडिग्रेडेबल करके पूछा गया है। कौन सा 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से कौन नष्ट होने वाला नहीं है? यानी डी कर दिया था और उत्तर गलत लोग करके आए थे। बायोडिग्रेडेबल समझकर, बायोडिग्रेडेबल मतलब नष्ट होने वाला, और अगर नहीं लगा दिया गया मतलब नहीं, यानी जो नष्ट ना हो उन उन पदार्थों के बजाय, इसके बजाय ये तुरंत नष्ट ना होकर क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। देखिए यहाँ मैंने माइक्रोप्लास्टिक सिंगल इन्वर्टेड कामा में दूसरे ब्लैक पेन से लिखा। क्यों? क्योंकि आप समझ सकें कि अगर बाय द वे वो सिंगल यूज प्लास्टिक ना पूछ करके माइक्रोप्लास्टिक पर टिप्पणी पूछें तो आप उत्तर को तुरंत घुमा दें कि वही जो प्लास्टिक जो सिंगल यूज वाली है धीरे धीरे करके नष्ट होती है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? माइक्रो, टूट कर ख़त्म होता है, माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। तो ये एक छोटी सी टॉपिक है, लेकिन अगर डीप जा करके पूछा गया तो आप उत्तर दे सकते हैं। अब आइए इसी सिंगल यूज प्लास्टिक के संदर्भ में इसकी क्या दुश्वारियां हैं, पर्यावरण प्रदूषण कैसे हो रहा है इससे, इसका भयानक असर कितना व्यापक है आदि पर चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक से पर्यावरण अव्यवस्थित होता है। यहाँ विवक्षित हैं सारी बातें, इसलिए बहुत सीधे तौर पे समझ में नहीं आएंगी कैसे पर्यावरण अव्यवस्थित होता है। अभी इसकी चर्चा आगे करेंगे तो सुओ मोटो समझ में आएगा। जैसे मोटे तौर पर हम इसको आगे बताएं, इसके पहले एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जिन खेतों से आपको फसल मिल रही है, मूली गाजर सब्जी भाजी मिल रही है, उन खेतों में, किसान के खेतों में अगर ये सिंगल यूज प्लास्टिक या प्लास्टिक बैग चला जाए तो किसानों का प्रत्यक्ष अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उस ज़मीन पर वो ऊसर क्या बंजर क्या इतनी दूषित हो जाती है कि उस पर मिट्टी पर बीज उगाए ही नहीं जा सकते। इमेजिन कीजिए, अगर ये व्यापक स्तर पर सारे कृषि भूमि पर फैल जाए तो आपकी जीविका का संकट आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ जो शब्द आया कि एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक से पर्यावरण अव्यवस्थित होता है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये अव्यवस्थित होता है कि मतलब यहाँ से क्या है। आगे और क्या होता है? अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन। मैंने आपको बताया है जीएस लिखते समय अपने शब्द नहीं, जीएस भाषा के शब्द लिखे जाने चाहिए। इस टॉपिक को अगर चुने हैं तो ये शब्द जरूर लिखें। क्या? अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन मतलब जो गंदगी कूड़ा कबाड़ निकल रहा है। सफाई अभियान 2014 से मोदी जी ने चलाया, उसके पहले सरकार ने तो ध्यान दिया नहीं था। आज भी देखिए नगरों, महानगरों, छोटे शहरों, मध्य नगरों में, छोटे छोटे शहरों में इतना बड़ा दिक्कत है कूड़ा निपटान की, कोई सीमा नहीं है। तो क्या कह रहा है? अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन। अपशिष्ट मतलब यही बचा हुआ कूड़ा कबाड़, जो सीवर से गंदा नाला, गंदा मल वो मूत्र निकल रहा,
उसके प्रबंधन, उसको अपशिष्ट बोलते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन, अपर्याप्त अपशिष्ट, यानी ये जो व्यवस्था की जानी है अपशिष्ट के प्रबंधन की, वो क्या है? अपर्याप्त है। अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का भी भारी प्रभाव पड़ता है। भाई जब बेनकूत मात्रा में कूड़ा निकलेगा तो निपटान के लिए जब प्रबंधन की ऑलरेडी अपर्याप्त सुविधा है तो फिर वो उसका निपटान कैसे हो पाएगा? उसी चीज़ को यहाँ इस लाइन में प्रयोग किया गया है, लिखा गया है और मैंने समझाया। आगे देखिए उल्लेखनीय क्या है। जो बात जहाँ उल्लेखनीय लिखी है पूर्व की क्लास में भी, उस पर आपके उत्तर का दारोमदार निर्भर करता है। देखिए ध्यान से, उल्लेखनीय है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। ये फुल फॉर्म के तौर पर भी आपसे जीके में पूछ सकते हैं। UNEP का फुल फॉर्म तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के आंकड़ों के मुताबिक, अब ऐसे वैसे आंकड़े आप नहीं दे रहे ऐरा गैरा नत्थु खैरा, उच्च संयुक्त राष्ट्र के एक विभाग के, कौन विभाग है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, उसके आंकड़े आप एसए में भी लिख रहे हैं या जीके में भी लिख रहे हैं तो आपके उत्तर का जो मास है, द्रव्यमान है, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और परीक्षक कोई भी हो वो खिंचा उसका निगाह चला आएगा और आपको नंबर पूरा देगा। देखिए क्या आंकड़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक यदि वर्तमान खपत का पैटर्न और अपशिष्ट प्रबंधन ऐसे ही जारी रहे, अब यहां रुक जाते हैं, फिर से समझते हैं। वर्तमान खपत का पैटर्न मतलब हमको बाजार में झोला ना ले जाना पड़े, जूट का झोला ले जाने में शर्म आती है। हमारे नए युवा तो पुराने ज़माने में आटा पिसवाने के लिए शौक से लोग जाते थे, लेकिन आज के युवा जो हैं पैंट शर्ट वाले, सूट बूट टाई वाले, उनको शर्म आती है चार लोगों के बीच में खुद का निवाला लेने के लिए, रोटी के लिए आटा पिसवाने के लिए शर्म आती है। तो ऐसे में क्या है कि वो प्लास्टिक बैग में आटा खरीदना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन आटा जूट के बोरे में या जूट में गेहूं ले जा करके पिसवाने में उनको दिक्कत है। ऐसे मार्केट के सामान के लिए सरकार कितना योजनाएं, कितना प्लान, इसी कुंभ मेले प्रयागराज में क्या क्या नहीं गवर्नमेंट करती, लेकिन रुक कुछ नहीं रहा है। तो उसी पर ध्यान दीजिए, उसी को ध्यान में रख करके ये शब्द है क्या? वर्तमान खपत, यानी हर व्यक्ति को आटा चाहिए, लेके आ रहा और सामान चाहिए, तो वो जो खपत है क्या प्लास्टिक बैग का और अपशिष्ट प्रबंधन, इतने मात्रा में कूड़ा रोज किया जा रहा है लेकिन उसके निपटान की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अपशिष्ट प्रबंधन ऐसे ही बेतुके रूप से जारी रहे तो क्या होगा? यहां से मैं रेड कलम चला रहा हूं, ध्यान देना। 2050 तक, 22 में हम लिख रहे हैं, लैंडफिल और पर्यावरण में लगभग 12 बिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक का कूड़ा होगा। ये डाटा अगर आप अपने उत्तर में लिखते हैं, चाहे निबंध में लिख रहे हो चाहे सामान्य ज्ञान के उत्तर में लिख रहे हो, तो आपका उत्तर प्रभावी हुए बगैर नहीं रह सकेगा। ध्यान से फिर से सुनिए कि यदि वर्तमान खपत किसका, सिंगल यूज प्लास्टिक का पैटर्न, तरीका और अपशिष्ट प्रबंधन ऐसे ही बेतुके रूप से जारी रहा तो सन 2050 तक लैंडफिल का मतलब जो जमीन है, जो उर्वरा जमीन है, वो किससे पट जाएगी? प्लास्टिक बैग से, प्लास्टिक कूड़े से उपजाऊ न रह जाएगी। तो क्या लिखा है? 2050 तक लैंडफिल और पर्यावरण में लगभग 12 बिलियन, बिलियन का मतलब अरब होता है, 12 अरब मीट्रिक टन प्लास्टिक का कूड़ा होगा। अंदाजा लगाइए कितना भयंकर कूड़ा फैला रहा है आदमी, अपने ही जीवन को नष्ट करने के लिए सारे जतन कर रहा है। इसके बाद मैंने देखिए कलम फिर बदला है, और आपको आकर्षित करने के लिए नहीं, ये महत्वपूर्ण तथ्य है इसलिए कलम बदला है। विदित हो कि भारत में सालाना 35 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है। तो ये जो डाटा है, ये आप अगर अपने उत्तर में लिखते हैं तो उससे ये पता चलेगा, लड़के को वर्ल्ड लेवल की जानकारी तो है ही, भारत के बारे में सालाना कितना प्लास्टिक यूज हो रहा है इसका भी डाटा उसे पता है। तो आप ये भी लिखेंगे उत्तर में कि विदित हो कि भारत में सालाना 35 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है। UNEP, वही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार दुनिया में हर साल
26-27 ट्रिलियन प्लास्टिक बैगों की खपत होती है। एकदम रट जाइए, 26-27 ट्रिलियन प्लास्टिक की खपत होती है और हर सेकंड 15,000 प्लास्टिक की बोतलें बिकती हैं। पूरे दुनिया में एक सेकंड में 15,000 प्लास्टिक की बोतल बिक जाती है। सोच लीजिए, लगातार ये बिक रहा है, लगातार पट रहा है प्लास्टिक से। आपको लगता नहीं होगा लेकिन ये कितना जबरदस्त, इसीलिए एचजीएस में क्वेश्चन बना मेंस में। मैं खुद, मुझे इसको बहुत सही से आया, डाटा वाटा तो कुछ न पता था और 4 मिनट में लिखना था, क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, वैसे नंबर भी आया है। फिर देखिए, ये 15,000 प्लास्टिक की बोतलें बिकती हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण देखिए, एक अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2050 तक एकल उपयोग प्लास्टिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैस के, यहां से ध्यान दीजिए, ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैस के 5 से 10% के लिए जिम्मेदार हो सकता है। यानी जो अभी ग्रीन हाउस गैस फैली हुई है, जिस जो रेशियो है, उसमें से इसी सिंगल यूज प्लास्टिक के चलते इम्प्रूवमेंट यानी पोल्यूशन और ज़्यादा, कार्बन क्षरण क्या 5 से 10% बढ़ सकता है। तो ये भी डाटा महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, आप लिख सकते हैं। आगे, भारत एकल उपयोग करने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन के शीर्ष 100 देशों में, यानी जो 100 देश ऊपर से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं, उसमें 94वें रैंक पर है। यानी भारत भी प्लास्टिक यूज करने में पीछे नहीं है। ऊपर के शीर्ष देश कौन हैं? सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ओमान। बताइए हमारे यहाँ क्या यूज हो रहा है? ये 3 राष्ट्र, ये विकसित राष्ट्र है सिंगापुर। तो कहते नहीं, जब विकास विनाश का जरिया होता है, यही है। इतना प्लास्टिक प्रयोग हो रहा है। कानूनी प्रावधान, अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा मैटर चेंज किया तो मैंने तुरंत पैरा बदला और अपनी कलम बदल दी। ऐसे एस्से में भी आप करें, जिससे एग्जामिनर अगर मान लीजिए आपके 200 शब्द से चेक कर चुका है, तो इस शब्द तक आते आते वो जरूर पढ़ ले, वैसे बगैर पढ़े ना निकल जाए। अगर बगैर पढ़े निकलेगा तो नंबर आपको नहीं मिल पाएगा। उसको पढ़वाइए। कैसे पढ़वाएंगे? कुछ इसी तरीके से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आज की क्लास 2 तरीके से बहुत उपयोगी है। जीके के लिए तो है ही, 1000 शब्द का निबंध चाहे जे में पूछे आने वाली परीक्षा में, और चाहे अभी आपकी इसी एपीओ के मेंस के हिंदी के पेपर में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। कानूनी प्रावधान क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आप परिचित होंगे, कई बार पूछा भी जाता है, 1986 में पास हुआ था। इसमें प्रावधान है कि अगर किसी भी प्रकार से आप पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं तो आपको उसके लिए 5 साल तक की कैद हो सकती है। 5 साल तक की कैद हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों। कौन आदमी है जिस पर इस चीज का असर पड़ता हो? खुद वकील, न्यायमूर्ति, न्यायाधीश बंधु को भी इसका पता होने के बावजूद क्या वो डरते हैं? सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। मेले में जब कुंभ यही आने वाला है, जनवरी में 5 स्नान होने हैं, तब सरकार जब थोड़ा टाइट करेगी तो नगर निगम थोड़ा टाइट हो जाएगा और कुंभ मेले में पॉलीथीन बिकना बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं? दिखाने के लिए। बाकी पूरे साल धड़ल्ले से प्लास्टिक बैग बिक रहा है, कोई असर आदमी को नहीं पड़ता, क्योंकि उसको बिल्कुल इसकी चिंता नहीं है कि आने वाली पीढ़ी जाए भाड़ में, उसको मजे आज काटने हैं। तो ये तरीका है कि आप इसका कानूनी प्रावधान भी समझें। मेंशन करें कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किसी प्रकार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने पर 5 साल तक की कैद और 1 लाख या दोनों का प्रावधान है। इससे आपके किसी भी उत्तर के लिखने के बहुमुखी होने के, आपके निजी आयाम का पता चलेगा, और यही तो नंबर दिलाता है। ला के फील्ड में भी हो चाहे जीके की फील्ड में हो। आगे देखिए, अगली हेडिंग, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से निपटने के अन्य देशों के प्रयास। 1000 शब्द तभी तो पूरा होगा। आप देखें ध्यान से कि आप ऐसा क्या लिखते पढ़ते आए हैं कि नहीं। अगर लिखते पढ़ते नहीं आए हैं तो नंबर ऐसे नहीं मिलेगा। 25 में 20 नंबर तक पाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है। देखें, वर्ष 2022 जो चल रहा है, UNEP, वही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम सभा में भारत सहित 124 देशों ने एक समझौते को तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव पर साइन किए हैं।
ध्यान दीजिएगा, ये इसलिए तथ्य इंपॉर्टेंट है कि 124 राष्ट्र के साथ भारत भी शामिल है और घटना 22 की है। जो भविष्य में हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए उत्पादन से लेकर, यानी इस प्रस्ताव पर भविष्य में 124 के बाद जो राष्ट्र साइन करेंगे, जो भविष्य में हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए उत्पादन से लेकर वो कितना प्लास्टिक बैग उत्पादित कर सकते हैं और कूड़ा का निपटान तक प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना कानूनी रूप से क्या किया गया है, बाध्यकारी बनाया गया है। यानी इस पर वो जो साइन कर देगा वो प्लास्टिक यूज करने के लिए प्लास्टिक का यूज कानूनी तौर पर प्रतिबंधित होगा कि वो यूज नहीं कर सकता। समझ गए होंगे। आगे देखिए, वो तथ्य मैं दिया हूं यहां से लेके यहां तक कि अन्य देशों ने इस संदर्भ में क्या किया है। ये चिंता का और गंभीर प्रश्न क्यों है। वर्ष 2020 में जब कोरोना फैला था, चीन ने चरणबद्ध तरीके से प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन ध्यान रखना, उसने एकाएक नहीं किया है, ये चरणबद्ध तरीके से। यही तरीका भी सही होता है। एकाएक कोई चलन आप रोक नहीं सकते, चरणबद्ध तरीके से। तो आपके उत्तर में ये शामिल होना चाहिए कि चीन ने चरणबद्ध तरीके से प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे ही जुलाई 2019 में कोरोना आने के पहले न्यूजीलैंड प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला नवीनतम देश है नहीं था, कर दीजिए। अब ये था हो गया है क्योंकि ये 22 चल रहा है। बांग्लादेश वर्ष 2000 नहीं सॉरी जुलाई 2019 तक, ये डाटा पुराना है लेकिन रिलेवेंट है, 68 देशों में, यानी आप अगर ये डाटा देते हैं कि ये हमें 19 तक का ही आंकड़ा दे रहे हैं, जुलाई 2019 तक विश्व के कुल 68 देशों ने अलग अलग डिग्री के प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया। तो आप ये भी डाटा दे करके आप उत्तर को दुरुस्त या मजबूत कर सकते हैं। और ये देखिए, सबसे पहले बांग्लादेश, इसको मैंने ब्लैक पेन से क्यों लिखा है ध्यान दीजिए, सबसे पहले किया इसने वर्ष 2002 में पतले प्लास्टिक बैग, जो हमारे यहाँ मान्य है, हाई कोर्ट भी पतले प्लास्टिक को अलाउ कर देता है, उसको भी बांग्लादेश ने प्रतिबंध लगाने वाला वो पहला देश है। क्यों ऐसा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लास्टिक बैग का पोल्यूशन बांग्लादेश झेल रहा है। सामान्य जल तो क्या कहे, पोल्यूटेड जल नहीं मिल पा रहा बांग्लादेश में। कुशियारा नदी वाला समझौता देख रहे हैं, भारत से क्यों पानी के लिए मांगने के लिए आतुर है बांग्लादेश। बहुत नौबत है, नरकाचार है, आदमी अपने आदत से बाज नहीं आ रहा विकास के चक्कर में। तो बांग्लादेश, ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए याद रखिएगा। यूएसए में 2014 में, ये तो 2002 की बात है, लेकिन 2014 में इस तरीके से प्रतिबंध की शुरुआत कैलिफोर्निया प्रांत से हुई। अगर अमेरिका का डाटा देख रहे हैं तो आप मेंशन करें कि 2014 में प्लास्टिक बैग को वहाँ सबसे पहले कैलिफोर्निया में रोका गया। फिर यूएसए के यानी अमेरिका के 8 राज्यों ने एकल प्रयोग प्लास्टिक बैग पर, एकल प्रयोग जरूर रखिएगा, एकल प्रयोग का मतलब वही कि एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा वो प्रयोग में यूज में नहीं आएगा, प्रतिबंध लगा दिया है। जुलाई 2021 में, ये बिल्कुल बैक टू बैक ईयर का डाटा है, यूरोपीय संघ में भी एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध है। अब आप सोचें उत्तर को कितने डायमेंशन में और कितने सटीक जीके की भाषा में लिखा गया है। बाकी मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, मैं समझाता आ रहा हूँ। आप अपने उत्तर को इतना बेहतर और संश्लिष्ट बनाइए, अन्यथा जीके में नंबर पाने की अपेक्षा यूपी में छोड़ दीजिए। हमारी कुछ बहनें हैं अधिवक्ता बंधुएं, और कुछ भाइयों का भी, भाइयों का नहीं लेकिन बहनों का मैसेज आया कि सर चर्चित व्यक्ति नहीं कराएंगे। ये भाई, आपको अपने दिमाग को प्रौढ़ करना है या आपको 2 दूनी 4 ही सीखना है? हमने कहा मैं जीएस का ठेका नहीं ले रहा 1 महीने में, इसमें वो चीज़ें मैं दे रहा हूँ जो आपको हमेशा के लिए विद्युत बदल के रख दें। तो अगर हम आपको बताइए, इसी में हम ये समझाएं कि द्रौपदी मुर्मू क्यों चर्चा में रहीं, 5 नंबर के लिए आप हमसे 20 नंबर का हक छीनेंगे, और हम इसमें कितनों लिख दें और ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे चर्चा वाले आ जाएं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि मैंने खुद से कहा है कि 1 क्लास इस पर रखूँगा, अभी 2 क्लास आपकी बची है, तो अधीर मत होइए, उस पर भी मैं 1 क्लास दे दूँगा।
लेकिन उसका कोई खास मतलब नहीं है, वो मेहनत आपको खुद से करनी चाहिए। ये क्लास जहाँ विश्लेषण की ज़रूरत है, जहाँ समझने की ज़रूरत है, जहाँ बिल्कुल आपकी कलम नहीं चलती, वहाँ आपको दिमाग को दुरुस्त करने के लिए, दिमाग को बेहतर करने के लिए इस तरीके से शायद ही अपने आप में अद्भुत एक अनोखी क्लास होगी। दूसरी टॉपिक आज की है, ये भी एसए के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी की तरफ बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, यानी अब तक मानव जो है भारत से अंतरिक्ष में नहीं गया है। मानव अंतरिक्ष मिशन, वो पर्सनल प्रयास की बात कर रहा हूँ, नहीं राकेश शर्मा को जोड़ करके हमको चढ़ बैठना। ये मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान, तो गगनयान अगर आ जाए तो आपको ये इतना याद आना चाहिए कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान मंगलयान की सफलता के बाद अब बारी गगनयान। गगनयान का मतलब क्या है? गगनयान के साथ देश अंतरिक्ष में इतिहास रचने को तैयारी में है। मिशन गगनयान के सफल होने पर भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद एकदम कंठस्थ रहे। भारत किसके किसके बाद? यूएसए, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष में इंसान को भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। कितना जोरदार कदम है अंतरिक्ष की दुनिया में, और भारत 2023 में शिद्दत के साथ लगा हुआ है इस योजना को अंजाम देने में। गगनयान मिशन का मकसद देखिए, रेड कलम से मैंने लिखा है जिससे आपको याद आ जाए। गगनयान मिशन का मकसद एक इंडियन लॉन्च व्हीकल पर, दूसरे देश का नहीं होना चाहिए, एक इंडियन लॉन्च व्हीकल पर इंसानों को पृथ्वी की निचली कक्षा में, लो ऑर्बिट, भेजना है और उन्हें वापस सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना है। तो अगर गगनयान में इतना भी लिख दिए आप तो भी नंबर पा जाएंगे, जिससे मंतव्य आप समझ सकते हैं कि प्रौद्योगिकी समझते हैं सरल भाषा में। तो ये जरूर आप जितना रेड कलम से लिखा है, आगे पीछे छूट जाए चले, लेकिन ये न छूटे। क्या? गगनयान मिशन का मकसद एक इंडियन लॉन्च व्हीकल पर इंसानों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है और उन्हें वापस सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना है। योजना मिशन की कामयाबी तभी तो होगी, नहीं खाली पहुंचा दिया और वहीं कोई घटना घट गई जैसे कल्पना चावला के साथ हुआ था, तो उसको सफल अभियान नहीं कहा जाता। समझ रहे हैं? तो इस पर ध्यान दीजिए। इस मिशन की जिम्मेदारी देश के 3 बड़े संस्थान, इसरो का फुल फॉर्म पूछते हैं, याद कर लीजिएगा। डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछते हैं, याद रखिएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की है। तो ये 3 संस्थान हैं जो मिलकर गगनयान अभियान मिशन को अंजाम दे रहे हैं। क्या क्या? इसरो, डीआरडीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसरो ने इसके लिए डीआरडीओ की मदद से, ये रक्षा डिपार्टमेंट है डीआरडीओ, रक्षा प्रौद्योगिकी का जो विभाग है डीआरडीओ, ध्यान देना डिफेंस कॉरिडोर है ये, मदद से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक विशेष सूट तैयार किया है। इसरो और डीआरडीओ मिलकर के कैसे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएगा मानव, उसके लिए एक विशेष सूट तैयार किया है। ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब गगनयान के बारे में मैंने अलग से हेडिंग डाल करके विशिष्ट रूप से बताया है कि अगर वो सारी बातें भी न लिख पाए तो इतना जरूर लिखें। क्या? यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेशल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का एक मानव युक्त शब्द आना चाहिए, मानव रहित नहीं, मानव युक्त अंतरिक्ष यान मिशन है, जिसे 2 मानव रहित मिशन के बाद 2023 में लॉन्च किया जाएगा। यानी 2 बार अंतरिक्ष यान को बगैर मानव के ऊपर अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा ट्रायल करने के लिए, और उसके बाद 2023 में मानव के साथ आएगा। तो इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो लगभग 200 शब्द के आसपास है। इसको अगर आप 2 बार भी देख लेंगे, संस्थाओं को जान लेंगे, कौन किसका प्रदर्शन है, क्या महत्वपूर्ण डाटा है, ये जो रेड कलम से लिखा गया है, ये सारी चीज़ें आपको इस उत्तर के लिए पर्याप्त रूप से सुदृढ़ कर देंगी। आखिरी 30 शब्द की टॉपिक है ब्लैक विडो। ब्लैक विडो का क्या मतलब है? हाल ही में खगोलविदों ने
सबसे भारी एवं विशाल ज्ञात न्यूट्रॉन तारों का, समझिए, न्यूट्रॉन तारा, इसी को ब्लैक होल भी कहते हैं। तो सबसे भारी ब्लैक होल का पता चला है जिसका ब्लैक विडो नाम दिया गया है, उसको आप न्यूट्रॉन, सबसे भारी और विशाल ज्ञात न्यूट्रॉन तारों का अवलोकन किया गया, देखा गया है, जिसे ब्लैक विडो नाम दिया गया है। उस शब्द को सुनकर के आप चौंकना मत। बाय द वे अगर पूछ लें तो आप इतना तो, अगर आप ब्लैक होल के बारे में जानते हैं तो भी आप लिख ले जाएंगे, और वर्तमान घटना है तो भी आप लिख ले जाएंगे। तो आज की 28वीं क्लास इसी के साथ पूरी हुई। नेक्स्ट 29वीं क्लास सोच रहा हूँ अभी ऐसे ही एक क्लास और लूँगा। लास्ट की क्लास में चर्चित व्यक्ति के बारे में, चर्चित खिलाड़ी के बारे में एक डाल दूँगा, ठीक है। और हमारा प्रथम अभियान पूरा हो जाएगा, जिसको मैंने ये समझा था कि आपकी परीक्षा 4-5 दिसंबर को हो जाएगी, उसको ध्यान में रख के तैयार किया था। जो मैंने बात आज शुरुआत में की कि नेक्स्ट इसका पार्ट 2 चलाया जा सकता है, आप लोग अगर मदद करें तो, और आप लोग थोड़ा सहयोग करें तो, अन्यथा इसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसी अकॉर्डिंग मुझे मेरे हिसाब से काफ़ी तथ्य कवर हो चुके हैं। अगर आप इतना भी कवर कर लेते हैं और आपके नॉलेज में है तो आप, ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको कि इतना का 1/4 भी खुद से ना कर पाते, जो हमने 30 क्लास में लगभग करवाने के लिए और दिशा में बढ़ रहा हूँ और करवा दूँगा, ठीक है। जो बच्चे अनवेशी टाइप के हैं, जिनकी जिजीविषा और है, वो हमसे संपर्क करके अतिरिक्त क्लास को बाई कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, जो इसको कंटिन्यू सुन रहे हैं, उस अतिरिक्त क्लास में इन सारी क्लासों का निचोड़ या इससे जुड़ी कोई बात नहीं होगी, वो नवीन क्लास ही होगी, ठीक है। तो मिलते हैं 29वीं कक्षा के साथ कल, तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार। सत्यमेव जयते।